हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पीआईवी चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कुछ वर्ड्स सीख लिए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। वो वर्ड्स जैसे कि हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, जीन्स, एलील्स, ये सारे वर्ड थोड़े बहुत हम लोगों ने सीख लिए हैं। ठीक है, जीन्स और एलील्स और अच्छे समझ में आएगा जैसे इस चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट इनहेरिटेंस, वेरिएशन, हेरिडिटी, ये सारे वर्ड उससे रिलेटेड प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, पैरेंटल जनरेशन क्या है, प्रोजेनी जनरेशन क्या है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, ये सब हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे क्लासिकल आइडियाज को, या फिर ऐसे बोलो मेंडल्स के आइडियाज को। सो वी विल सी कि मेंडल ने पहली बार कैसे साइंटिफिकली डेवलप किया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल के पहले पेरेंट और प्रोजेनी में कैरेक्टर्स किस तरह आते हैं ये किसी को नहीं मालूम था। आई मीन देयर वाज नो साइंटिफिक बेसिस। पहली बार साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? मेंडल ने दिया। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगोर मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल ने कौन से प्लांट का यूज किया? इन्होंने यूज किया गार्डन पी। किसका यूज किया? गार्डन पी। पी आप जानते हो, पी मटर को बोलते हैं। सो गार्डन पी का यूज किया। गार्डन पी को दूसरे पी से कंफ्यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट कंफ्यूज गार्डन पी विथ स्वीट पी, वो अलग होता है। स्वीट पी अलग है, गार्डन पी अलग है। ठीक है, सो गार्डन पी का साइंटिफिक नेम भी जरूरी है याद रखना। क्या है? पाइसम सेटाइवम। क्या है बेटा? पाइसम सेटाइवम। सो मेंडल ने किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करे होंगे। किसके ऊपर करे? एनिमल के ऊपर या प्लांट के ऊपर? ऑब्वियसली प्लांट के ऊपर। कौन से प्लांट के ऊपर? गार्डन पी। गार्डन पी ऑब्वियसली डाइकॉट प्लांट है। कैसा प्लांट है? डाइकॉट प्लांट है। और ये कौन से फैमिली का प्लांट है? आप जानते हो फैबेसी फैमिली का प्लांट है। फैबेसी प्लांट का, फैबेसी फैमिली का प्लांट है। फैबेसी के कुछ कैरेक्टर्स याद कर लो जो गार्डन पी से रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फैबेसी में एस्टिवेशन कौन सा होता है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। कौन सा एस्टिवेशन? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ये सब हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। फैबेसी में एस्टिवेशन कौन सा होता है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अगर आपको ये नहीं आता है तो डोंट वरी, एक बार मॉर्फोलॉजी जब रिवाइज करोगे तो आ जाएगा वेक्सिलरी एस्टिवेशन। नेक्स्ट, फैबेसी में क्या होता है? रूट नोड्यूल होता है। रूट नोड्यूल होता है। क्यों? क्योंकि ये लेग्यूम है। फैबेसी कैसा प्लांट है? लेग्यूम प्लांट है। तो फैबेसी के रूट में लेग्यूम होता है, रूट में नोड्यूल होता है, लेग्यूम प्लांट है। और कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है इसके रूट में? राइजोबियम। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये इस चैप्टर में नहीं है, ये दूसरे आइडियाज है जो दिए हुए हैं। ऑब्वियसली जो भी कैरेक्टर फैबेसी के होंगे वो सारे कैरेक्टर इसके ऊपर अप्लाई होंगे। सो एक बार फिर से, एक साइंटिस्ट है ग्रेगोर मेंडल। ये साइंटिस्ट ने कौन से प्लांट पे स्टडी किया? गार्डन पी। गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम उसका बोटानिकल नेम है। गार्डन पी की एक डाइकॉट प्लांट है, वो पी प्लांट है। आप जानते हो मटर में दो बिया होता है, दो सीड होता है, मतलब दो कॉटलिडन होता है। और फैबेसी फैमिली का मेंबर है। और इसका एस्टिवेशन मतलब पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? वेक्सिलरी। इसमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये सब बात दूसरे चैप्टर में दी है, लेकिन याद रखना जरूरी है क्योंकि मेंडल के प्लांट के फीचर्स हैं बाय द वे। ठीक है, सो ग्रेगोर मेंडल ने 7 साल तक, ठीक है, 7 इयर्स तक क्या करे? एक्सपेरिमेंट किए। किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1856 से 1863, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। नीट में आ सकता है, जनरली ईयर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इस केस में ईयर इंपॉर्टेंट है। आप ये भी शायद जानते हो कि 1800 से 1900 को हम लोग क्या बोलते हैं? 19th सेंचुरी। तो इन्होंने ये कब किया एक्सपेरिमेंट? 7 इयर्स तक। और 1850 के आसपास किया, मतलब 1800 और 1900 के बीच में किया। सो मिड 19th सेंचुरी में किया। कब किया? ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी। ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये स्लाइड पे आपको क्या याद रखना है जो मैंने अभी ये पेज पे लिखा है, इसमें व्हाट वी हैव टू रिमेंबर।
हम लोग को याद रखना है कि एक साइंटिस्ट थे ग्रेगोर मेंडल। इन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। कब से कब? 1856 से 1863। इसको हम लोग, इस पीरियड को हम लोग मिड 19th सेंचुरी भी बोल सकते हैं। और ये जो डाइकॉट प्लांट है फैबेसी का मेंबर है, इसका एस्टिवेशन वैक्सिलरी है, इसके अंदर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं क्योंकि ये लेग्यूम प्लांट है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं ग्रेगोर मेंडल परफॉर्म इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट ऑन लेग्यूम प्लांट विच इज गार्डन पी। ठीक है, डाइकॉट प्लांट, फैबेसी प्लांट, ठीक है, ये सब भी घुमा फिरा के बोल सकते हैं। और याद रखो, ये पहली बार है जो हम लोग साइंटिफिक बेसिस दे रहे हैं किसका? मेंडल वॉज द फर्स्ट टू गिव साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट टू गिव साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका मतलब मेंडल ने क्या दिया? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पहली बार। उसके पहले कोई साइंटिफिक बेसिस था ही नहीं कि एलिफेंट का बेबी पेरेंट एलिफेंट से क्यों मिलता है, मैंगो के सीड से मैंगो का प्लांट ही क्यों निकलता है, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस पहले नहीं था बिफोर द वर्क ऑफ मेंडल। सो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये सारी चीजें याद रखनी जो मैंने अभी अभी बताई हैं। नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट वर्क ऑफ मेंडल। सो मेंडल के वर्क को समझने के लिए पहले गार्डन पी को समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे गार्डन पी के बारे में कुछ चीजें दी हैं। आप नोटिस करो कि कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं और उनके फॉर्म्स दिए हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यूनिक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ह्यूमन की हाइट। तो जो ह्यूमन हाइट जो कैरेक्टर है, वो कुछ लोग 5 फीट के होते हैं, कुछ लोग 5.5 फीट के, कुछ लोग 6 फीट के, कुछ लोग 4 फीट के। इसका मतलब रेंज ऑफ हाइट होती है। दो हाइट नहीं होती है, लाइक शॉर्ट एंड टॉल, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आधा, मतलब सम पीपल आर लाइक 5 फीट, सम पीपल आर 5.5 फीट और 6 फीट। ऐसा नहीं है कि दो ही कैरेक्टर है, बल्कि रेंज ऑफ हाइट है। सेम अप्लाइज टू ह्यूमन स्किन टोन। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग दिस मच फेयर एंड कुछ लोग दैट मच क्या बोलते हैं, ब्राउन स्किन टोन। तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन में रेंज ऑफ स्किन टोन है, ह्यूमन में रेंज ऑफ आई कलर है, रेंज ऑफ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स पाए जाते हैं कैरेक्टर के। लेकिन पी प्लांट के कैरेक्टर सिंपल हैं, क्योंकि पी प्लांट में जो कैरेक्टर है वो दो ही फॉर्म्स में आते हैं। इंटरेस्टिंगली, अगर आप पी प्लांट का स्टेम हाइट देखो तो वो वेरिंग हाइट में नहीं आता है, वो दो ही फॉर्म में आता है। शॉर्ट होता है दिस मच हाइट और टॉल होता है दिस मच हाइट। तो जब कैरेक्टर्स दो ही फॉर्म में आते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जब कैरेक्टर दो ही फॉर्म में आते हैं, जैसे कि फूल या तो व्हाइट आएगा या तो वॉयलेट आएगा, दो ही कलर में आएगा। ऐसा नहीं है कि व्हाइट भी आ रहा है, वॉयलेट भी आ रहा है, वेरीगेटेड भी आ रहा है, पिंक भी, ऐसा नहीं। दो ही कलर में आएगा, या तो वॉयलेट में आएगा या तो व्हाइट में आएगा। तो ये एक कैरेक्टर के दो फॉर्म हो गए। लेकिन अगर आप ह्यूमन हेयर को देखो तो कुछ लोगों का जो हेयर कलर है वो ब्लैक होता है, कुछ लोगों का डार्क ब्राउन होता है, कुछ लोगों का फ्लैक्सन होता है, और बहुत सारे शेड है हेयर कलर के। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ह्यूमन के कैरेक्टर्स और पी प्लांट के कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल ह्यूमन के कैरेक्टर में रेंज ऑफ फिनोटाइप्स है, मतलब रेंज ऑफ विजिबल फीचर्स हैं, रेंज ऑफ ट्रेट्स हैं। लेकिन प्लांट के, पी प्लांट के कैरेक्टर में दो ही फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर या तो व्हाइट होगा या तो वायलेट होगा। ठीक है, अब ये समझो ये पी प्लांट के कैरेक्टर है और इसके कंट्रास्टिंग फॉर्म्स है, मतलब दो फॉर्म्स है। या तो टॉल होगा तो वो इतना ही होगा 5 फीट का, और ड्वार्फ होगा तो इतना ही होगा 2 फीट का। क्या ह्यूमंस में ऐसा होता है क्या कि 4 फीट का पर्सन है 5 फीट, ऐसा होता है क्या ह्यूमंस में? आई डोंट थिंक सो। ह्यूमंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि दो ही हाइट हो। ह्यूमंस में तो रेंज ऑफ हाइट है। लेकिन पी प्लांट में इंटरेस्टिंगली दो ही जेनेटिक हाइट है, या तो शॉर्ट या तो ड्वार्फ या तो टॉल। अब बात यह है कि ये सारे जो फीचर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं विजिबल फीचर्स, या फिर इनको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप्स। तो पहला एक वर्ड देखो ना, पहला वर्ड क्या है? विजिबल फीचर्स या फिर विजिबल कैरेक्टर्स के लिए वर्ड क्या यूज होता है? फिनोटाइप्स। क्या वर्ड यूज होता है बेटा? फिनोटाइप। तो आप नोटिस करो कि हम लोग अभी फिनोटाइप्स की बात कर रहे हैं, विजिबल फीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिनोटाइप्स की बात कर रहे हैं, विजिबल फीचर्स की बात कर रहे हैं। सो मेंडल ने किसको सेलेक्ट किया? कितने कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया? 7 कैरेक्टर्स। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखूंगा कि मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी कैरेक्टर्स? मेंडल सेलेक्टेड 7
कैरेक्टर्स, और कौन से प्लांट के 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किया? पी प्लांट के 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किया। वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? स्टेम की हाइट, स्टेम शॉर्ट होगी, डॉर्फ होगी, या फिर स्टेम टॉल होगी। स्टेम फ्लावर का कलर, या फ्लावर वायलेट होगा या फ्लावर व्हाइट होगा। फ्लावर की पोजीशन, या फ्लावर एक्सियल होगा या फिर फ्लावर टर्मिनल होगा। देखो एक्सियल फ्लावर किसको बोलते हैं? जब फ्लावर साइड में हो। एक्सियल मतलब होता है लेटरल। ठीक है, मैं इसको बना के बताता हूं। ठीक है, तो देखो ये प्लांट है। ठीक है, अगर इसमें फ्लावर साइड में है, ऐसा फ्लावर नहीं होता, बस समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर इसमें फ्लावर साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन क्या है? एक्सियल। और अगर फ्लावर जो है वो टॉप पे है, एपेक्स पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिलरी नहीं बोलेंगे, एपाइकल बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल। ऑब्वियसली एक्सियल को हम लोग लेटरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप समझो। प्लांट में दो ही तरह से फ्लावर की पोजीशन होती है, या तो एक्सियल होती है या तो एपाइकल होती है, टर्मिनल होती है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सो मेंडल ने वही कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया जिनके दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स थे। बाय द वे इन कैरेक्टर्स को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि मेंडल क्या कर रहे हैं, मेंडल का वर्क क्या है। ठीक है, सो मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स, लेकिन याद रखो ईच कैरेक्टर जो मेंडल ने सेलेक्ट किया, वो हर कैरेक्टर उसके पास क्या था? हैज टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। हर कैरेक्टर रेंज ऑफ फेनोटाइप्स में नहीं था, दो ही कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में था। ठीक है, हर कैरेक्टर का दो ही कंट्रास्टिंग फॉर्म था, दो ही कंट्रास्टिंग वेराइटीज थी, दो ही कंट्रास्टिंग एज वी कॉल इट ट्रेट्स था। ठीक है, सो स्टेम हाइट का भी दो था, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। फ्लावर कलर का भी दो था, या तो वायलेट या तो व्हाइट, और कुछ नहीं। फ्लावर पोजीशन का भी दो था, या तो एक्सियल या तो टर्मिनल, और कुछ नहीं। ठीक है, सो ऐसे ही बाकी सारे कैरेक्टर्स है जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन याद रखो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, दिस इज जो मेंडल के जो कैरेक्टर जिन्होंने स्टडी किए वो अलग है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। मेंडल ने जो कैरेक्टर पढ़े वो सिंपल थे क्योंकि उनके दो ही फिनोटाइप्स थे, दो ही ट्रेट्स थे। लेकिन ये अलग है किससे? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से। ठीक है, जिनके जिनके बहुत सारे रेंज ऑफ फिनोटाइप्स होते हैं, दैट इज रेंज ऑफ फिनोटाइप जिसमें होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन टोन, इसमें दो नहीं होता, बहुत ही सारे होते हैं। सो रेंज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मेंडल ने नहीं पढ़ा, मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर पढ़ा? सिंपल। और बाद में मेंडल के सिंपल कैरेक्टर वाले रूल्स को यूज करके मॉडर्न साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के बारे में भी समझने की कोशिश करी। फॉर एग्जांपल आज के समय में हम लोगों को ह्यूमन स्किन टोन के इनहेरिटेंस के बारे में मालूम है, आज के समय में हम लोगों को ह्यूमन के हाइट के इनहेरिटेंस के बारे में मालूम है। लेकिन मेंडल के आइडियाज किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। पहले मेंडेलियन अर्ली आइडियाज या फिर मेंडेलियन आइडियाज वेर बेस्ड ऑन सिंपल कैरेक्टर्स, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने मेंडल के रूल को मॉडिफाई करके जो आज के समय में जो कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, वो हम लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली पहली बार कौन से कैरेक्टर्स को पढ़ा मेंडल ने? सिंपल कैरेक्टर्स। तो आप याद रखो कि मेंडल स्टडीड कितने कैरेक्टर्स? 7 कैरेक्टर्स। दोस कैरेक्टर्स वे सिंपल कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स की बात हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। याद रखो कि मेंडल ने जिस तरह से कैरेक्टर्स को पढ़ा वो अलग है एज कंपेयर टू अभी हम लोग जिन तरह से कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, उनके बहुत सारे फिनोटाइप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे उनके पॉसिबल ट्रेट्स होते हैं। लेकिन मेंडल के कैरेक्टर्स के दो ही कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 का एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी। पहला वाला कौन सा? स्टेम हाइट, या तो ड्वार्फ शॉर्ट या तो टॉल। फ्लावर का कलर या तो वायलेट या तो व्हाइट, और कुछ नहीं। ठीक है, और फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल और या तो टर्मिनल, और कुछ नहीं। ठीक है, तो बाकी भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना देखो मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स पढ़े? 7। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो फीचर्स, मेंडल के फीचर्स क्या क्या थे एक्सपेरिमेंट के? लेट अस राइट डाउन अ हेडिंग, फीचर्स ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स।
मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे उनके फीचर क्या क्या थे? सो पहला फीचर ये था मेंडल के एक्सपेरिमेंट का कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि उसमें मैथ्स का यूज हुआ बायोलॉजी की प्रॉब्लम में। ठीक है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि बायोलॉजी इज बायोलॉजी एंड मैथ्स इन मैथ्स। बायोलॉजी में और मैथ्स का कोई रोल नहीं है, फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। धीरे धीरे ऑब्वियसली वी केम टू नो कि सब कुछ यूनिफाइड है, सबका एक दूसरे से रिलेशन है। ठीक है, तो पहली बार बायोलॉजी की प्रॉब्लम में स्टैटिस्टिक्स का और मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किसमें हुआ? मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में। मेंडल वो पहले पर्सन है, पहले बायोलॉजिस्ट है, पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को बोरो किया। ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इज द फर्स्ट इंस्टेंस मतलब पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा ऑब्जर्व हुआ, पहली बार ऐसा नेचर में या किसी ने किया। फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, ऑफ यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किसको बोलते हैं? जब हम लोग लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में एक प्लेयर ने 2010 से लेके 2020 के बीच में उसका बैटिंग एवरेज कितना था, उसका स्ट्राइक रेट कितना था, ये सबको क्या बोलते हैं? लार्ज नंबर्स को पढ़ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मेंडल ने एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मेंडल ने हंड्रेड्स ऑफ प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया और उसका क्या किया? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बायोलॉजी में पहले लार्ज नंबर्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? लार्ज नंबर पे एक्सपेरिमेंट किया। सो पहली बार मेंडल ने क्या किया बायोलॉजी की प्रॉब्लम में? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कौन सा लॉजिक? मैथमेटिकल लॉजिक एंड मैथमेटिकल लॉजिक टू सॉल्व प्रॉब्लम इन बायोलॉजी, टू सॉल्व प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। अब इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम बायोलॉजी की प्रॉब्लम है ना, लेकिन उसमें मैथ्स का यूज किया पहली बार। किसने यूज किया? मेंडल ने यूज किया। सो मेंडल एक्सपेरिमेंट पहला बार का केस है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का और मैथमेटिकल लॉजिक का यूज हुआ बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात यह है कि मेंडल के क्या थी? लार्ज सैंपल साइज, लार्ज सैंपल साइज। देखो मेंडल ने एक दो प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हंड्रेड्स ऑफ प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और जब हंड्रेड्स ऑफ प्लांट कोई रिजल्ट देते हैं, जब सैंपल साइज बड़ी रहती है तो उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। इसका मतलब उसमें क्या रहती है? क्रेडिबिलिटी रहती है। सो देयरफॉर इसमें क्या थी? हायर क्रेडिबिलिटी। क्या लिखेगा टीचर? हायर क्रेडिबिलिटी। सो हायर क्रेडिबिलिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपल साइज था, इसलिए गलती के चांसेस कम थे। हायर क्रेडिबिलिटी मतलब क्या? लो चांस ऑफ एरर, लो चांस ऑफ एरर। और याद रखो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं किया, मेंडल ने बार बार एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मतलब एक बार पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद फिर उससे जो प्रोजेनिस बने उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके जो प्रोजेनिस बने उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट किया। सो मेंडल ने बार बार एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, सो यहां पे क्या लिखेंगे? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किया। ठीक है, इसका मतलब एक बार का एक्सपेरिमेंट नहीं है, जो प्रोजेनीज हुए उनमें फिर से उसको वेरीफाई किया। ठीक है, सो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट मतलब ये तो वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, जैसे अभी कभी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हो तो कभी कभी उसमें ओटीपी पूछता है। कोई बैंक का काम होता है, फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन परचेस करते हो तो उसमें फिर से ओटीपी पूछता है कि वंस अगेन आर यू श्योर दैट यू वांट टू डू दिस? आप श्योर हो क्या कि आप फिर से ये परचेस करना चाहते हो? सो वेरिफिकेशन हो गया। जब एक काम को बार बार करोगे तो उसमें क्या हो गया? वेरिफिकेशन। इसका मतलब
कि ये जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। ये क्या है? जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, चलो एक बार हो गया तो मान ले सकते हैं कि चांस, बाई चांस हो गया, लेकिन बार बार हो रहा है, बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, बार बार लार्ज नंबर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट जस्ट अ चांस, इट इज नॉट अनसब्सटैंशिएटेड आइडिया। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि नॉट अनसब्सटैंशिएटेड आइडियाज, ये सब एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। नॉट अनसब्सटैंशिएटेड आइडियाज का मतलब क्या है कि नॉट जस्ट बाय चांस, जस्ट बाय चांस नहीं हो रहा है कि मेंडल को रिजल्ट मिल रहा है, बार बार करने पे बार बार रिजल्ट मिल रहा है, विच इज काइंड ऑफ वेरिफिकेशन कि बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो ये हिंट कर रहा है कि ये कोई रूल है। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में जैसे पढ़ते F इक्वल टू एम ए, तो एक ब्लॉक ले लो, उसका मास m है, उस पर फोर्स लगाओ F, तो उसका ई एक्सेलरेशन आता है, एक बार नहीं बार बार आता है। इसका मतलब वो जनरल रूल है कि उस पे वो फोर्स लगने पे एम ब्लॉक पे ए एक्सेलरेशन आएगा, तो ये जनरल सा रूल है। वैसे ही अगर बार बार पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है और बार बार उस पे वही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी एक जनरल रूल है इनहेरिटेंस का, ये कोई चांस इवेंट नहीं है। तो अब शुरू करते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी रीड करते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, लेट अस सी कि क्या मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से बताया है अभी तक। ठीक है, सो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यहां से हम लोगों को शुरू करना है। ठीक है, याद रखो कैरेक्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में पढ़े, अभी हम लोगों ने कैरेक्टर्स नहीं पढ़ा है। ठीक है, सो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करते हैं। इट वाज ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी। वंस अगेन, मिड 19th सेंचुरी क्यों बोला? क्योंकि 1856 से 1863, मतलब 1800 और 1900 के बीच में रफली, तो क्या बोलेंगे, मिड 19th सेंचुरी, दैट हेडवे वाज मेड। यहां पे हेडवे का मतलब क्या है? सिर का रास्ता नहीं, यहां पे हेडवे का मतलब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, तरक्की, और क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रोग्रेस। सो प्रोग्रेस कब हुआ था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस में? जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। अभी बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, सी कि एक्सपेरिमेंट को हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोल रहे हैं। किसके ऊपर किया? गार्डन पी के ऊपर। यहीं पे लिख लो कि गार्डन पी का नाम क्या है? पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, कितने साल तक किया? 7 ईयर्स तक किया, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, और मेंडल ने क्या दिया? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सिर्फ पी प्लांट पे नहीं, जनरली, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दिया। लेकिन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? पी प्लांट के ऊपर किया। किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्योंकि टॉल को ड्वार्फ के साथ ब्रीड करा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि एक्सपेरिमेंट कैसा था, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो इसको आप हाइब्रिडाइजेशन वर्ड को अगर आप भूल भी जाओ, इसको अभी आप ना भी देखो, तो अभी आप क्या देख सकते हो कि मिड 19th सेंचुरी में पहली बार इनहेरिटेंस का साइंटिफिक बेसिस या फिर प्रोग्रेस किया साइंस की नॉलेज ने, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर। कब तक? 7 सालों तक, मिड 19th सेंचुरी में। और क्या दिया? रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, मेंडल ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, इनहेरिटेंस का, वो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है, मतलब कैसे कैसे जीन्स आगे प्रोग्रेस, मतलब प्रोजेनिस में जाते हैं, उस इनहेरिटेंस पैटर्न को समझा। ठीक है, और उस पैटर्न को समझने में पहली बार क्या लगा? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक टू प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। सो हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी? वो पहली बार किसने किया? मेंडल ने किया। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की सैंपलिंग साइज क्या थी? लार्ज, जिसकी वजह से उनको क्या मिली? क्रेडिबिलिटी। ये सब मैंने बताया ना कि सैंपल साइज क्या था? बड़ा, जिसकी वजह से उसमें क्रेडिबिलिटी है। अगर छोटे सैंपल साइज में हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं, उसमें चांसेस ऑफ एरर ज्यादा रहते हैं। लेकिन बड़े पॉपुलेशन में पढ़ते हैं तो उसमें क्रेडिबिलिटी रहती है, उसमें विश्वास रहता है, उसमें चांसेस ऑफ एरर कम रहते हैं। सो क्रेडिबिलिटी मीन्स व्हाट? विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट, तो आप लिख लो इफ यू जस्ट वांट टू नो, क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वास। ठीक है, ऑल्सो द कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मतलब वेरिफिकेशन ऑफ हिज इन्फेरेंसेस, इन्फेरेंसेस मतलब रिजल्ट्स। तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा था,
बार बार एक ही पैटर्न आ रहा था। वो पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, फिनोटिपिक रेशियो कितना था, जीनोटिपिक रेशियो कितना था, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। 1:2:1, 3:1, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाएंगे 9:3:3:1। तो ये सारे जो रेशियोज आए, ये सारे जो इनहेरिटेंस के पैटर्न निकल के आए, ये बार बार एक्सपेरिमेंट करने में सेम रेशियो आ रहा है या उसके आसपास आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन या फिर वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन सक्सेसिव जनरेशन। बार बार जो जनरेशन आई उसमें फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर से वही रिजल्ट आया, तो बार बार टेस्ट प्लांट्स लिए, ठीक ठीक है, और इससे क्या हो गया, उसका रिजल्ट प्रूव हो गया। और इससे पता चलता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस है, ना कि अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज है, रेदर देन, मतलब इट इज नॉट अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज। अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज का मतलब जिसका कोई ग्राउंड नहीं है। अनसब्सटेंशिएटेड उसको बोलते हैं जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जस्ट बाय चांस, ठीक है, जस्ट बाय चांस जब कोई चीज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसब्सटेंशिएटेड। क्या बोलते हैं, अनसब्सटेंशिएटेड। लेकिन जस्ट बाय चांस एक बार होगा, यहां तो बार बार वही रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब मेंडल का काम कैसा था, अनसब्सटेंशिएटेड नहीं था, कैसा था, सब्सटेंशिएटेड था, मतलब रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस था, ठीक है। तो मेंडल ने कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी किया, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सो ये भी आप देख लो कि मेंडल ने किस कैरेक्टर को स्टडी किया। मेंडल ने उन कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेट किया गार्डन पी प्लांट में जो दो अपोजिट ट्रेट्स में आते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ह्यूमन के बहुत से कैरेक्टर्स दो अपोजिट ट्रेट में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। देखो, ह्यूमन में हाइट का भी रेंज है, स्किन टोन का भी रेंज है, ठीक है, बाकी फीचर्स का भी रेंज है, ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि पी प्लांट में रेंज ऑफ फिनोटाइप्स नहीं है, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है हर कैरेक्टर के जो मेंडल ने सेलेक्ट किए। फॉर एग्जांपल, टॉल होगी स्टेम या तो ड्वार्फ होगी, ठीक है, सीड या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा, वही कैरेक्टर सेलेक्ट किए मेंडल ने जो दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स में आते हैं। तो ये सारे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के फीचर हो गए, ठीक है। तो पहले जो मेंडल ने कैरेक्टर्स पढ़े थे वो कैसे कैरेक्टर्स थे, सिंपल कैरेक्टर्स थे। मेंडल ने जो कैरेक्टर पढ़े वो कैसे कैरेक्टर्स थे, सिंपल कैरेक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल, स्टेम हाइट, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, सब सिंपल, क्योंकि दो ही फॉर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो मेंडल ने इसका यूज करके बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया, मतलब जेनेटिक्स का बेसिक, ए वेरी वेरी बेसिक जेनेटिक्स आइडियाज, और ये किसके ऊपर बेस्ड थे, विच वेर बेस्ड ऑन सिंपल कैरेक्टर्स। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने मेंडल के आइडियाज को यूज करके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स का जेनेटिक्स भी समझा, ठीक है। सो बाद में एक्सपेंडेड, मतलब साइंटिस्ट ने उसको और जनरलाइज किया और एक्सपेंड किया आइडियाज को। बाद के साइंटिस्ट ने अकाउंट फॉर ऑल डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बाद में मेंडल के आइडियाज का यूज करके साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को पढ़ा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन टोन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को पढ़ा। तो मेंडल ने कौन से कैरेक्टर्स को पढ़ा, सिंपल, और उनका काम खत्म। और फिर उसका यूज करके उस कंसेप्ट को और मेच्योर किया और डेवलप किया किसने, फर्दर साइंटिस्ट ने, ताकि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की भी पढ़ाई हो जाए। सो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि मेंडल के जो फीचर्स हैं एक्सपेरिमेंट के वो क्या क्या हैं। नंबर 1, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। पहला फीचर क्या था कि मेंडल ने यूज किया पहली बार स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बायोलॉजी की इनहेरिटेंस के रूल्स को समझने के लिए। दूसरा कि मेंडल का जो सैंपल साइज था वो बड़ा था, उसकी वजह से क्या आ गई, क्रेडिबिलिटी। अब इसमें असर्शन रीजन आएगा। असर्शन क्या हो गया, असर्शन, मेंडल्स वर्क वाज कंसीडर्ड टू बी क्रेडिबल, उस पर विश्वास था लोगों को। क्यों, मेंडल का वर्क क्रेडिबल क्यों है, साइंटिस्ट का विश्वास उसके ऊपर क्यों हो सकता है, बिकॉज मेंडल हैड लार्ज सैंपलिंग साइज, ठीक है। दूसरा कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, मेंडल का जो रूल है वो जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस है, ना कि अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेंडल का बार बार सब्सिक्वेंट जनरेशन में भी उसका वेरिफिकेशन है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट करो, आज भी रिपीट करो, तो आज भी वही रेशियो निकल के आता है, विच मीन्स कि मेंडल का जो इनहेरिटेंस का रूल है वो जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस है, ना कि अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज है। मेंडल ने कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किया, 7 ईयर्स तक। कैसे कैरेक्टर्स को पढ़ा,
सिंपल कैरेक्टर्स को पढ़ा, तो अब धीरे-धीरे वी विल मूव टू मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम लोग 1 जीन का इनहेरिटेंस देखेंगे, फिर आगे चल के 2 जीन का इनहेरिटेंस देखेंगे और इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर और थोड़ा-सा कांसेप्ट मैच्योर होगा। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।